आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है जल संसाधन। दोस्तों, ये पृथ्वी जो है हमें नीली दिखाई देती है। क्यों नीली दिखाई देती है? क्योंकि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पानी है, परंतु इतना पानी होने के बावजूद भी हमें पानी की कमी देखने को मिलती है। यानी कि पृथ्वी पर पानी की कमी हमें देखने को मिलती है। हम इस अध्याय में जानेंगे कि पृथ्वी पर इतना जल होने के बावजूद भी पानी की कमी क्यों है। हम ये भी जानेंगे कि जल प्रबंधन व जल संरक्षण कैसे किया जा सकता है। हम बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में भी जानेंगे। हम वर्षा जल संचयन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में भी जानेंगे। इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक जो हैं उसको भी हम जानेंगे, और इन सभी को जानने के लिए हम 3D एनिमेशन के माध्यम से इस चैप्टर को समझेंगे। जो हमारी ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर 3/4 हिस्सा जो है वो पानी से भरा हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा इसमें पानी है। इस 3/4 हिस्से में से 96.5% हिस्सा जो है ये लवणीय जल है, यानी कि समुद्री पानी है। और समुद्री पानी आप जानते हो कैसा होता है, खारा होता है, नमकीन होता है। तो इसलिए हम इसका उपयोग नहीं कर सकते, ये अनुपयोगी है। अगर हम इसको फिल्टर करके भी उपयोग करें तो इसका खर्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। बाकी बचा हुआ 2.5% जो पानी है ये अलवणीय जल है, यानी कि उपयोगी जल है। परंतु समस्या ये है कि इसमें से भी 70% उपयोगी जल जो है वो आपका ग्लेशियर और बर्फ की चादरों के रूप में है, यानी कि बर्फीले रूप में है। और बाकी बचा हुआ 30% उपयोगी जो जल है वो आपका सतही अपवाह एवं भौम जल स्रोत से प्राप्त होता है, यानी कि हमें नदियों, झरनों, तालाबों और पृथ्वी के नीचे बोरिंग करके प्राप्त होता है, जो 30% उपयोगी जल है। और जो ये 30% उपयोगी जल है यही इस्तेमाल करने योग्य जल है। समझे आप? अब सोचने वाली बात यह है कि क्या इतना जल हमारे लिए पर्याप्त है? मतलब इतना जो 30% पानी है, क्या ये हमारे लिए पर्याप्त है? तो उत्तर रहेगा हाँ, ये जल पर्याप्त से भी अधिक है, यानी हमारी जरूरत से भी ज्यादा है। क्योंकि जो ये जल है एक नवीनीकरण संसाधन है, यानी कि ये बार बार बनता रहता है। कैसे बनता रहता है? जिसका लगातार नवीनीकरण, पूर्ण भरण जो है जलीय चक्र द्वारा होता है। जलीय चक्र क्या होता है कि आपका पानी जो है भाप बनकर पृथ्वी से बादलों के रूप में आसमान में बनता है, और फिर बादल से वापस बरसात के रूप में फिर पृथ्वी पर आ जाता है। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। अब आश्चर्य की बात यह है कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीनीकरण योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे है? और ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की कमी झेलेंगे? तो मैंने आपको पिछले चैप्टर में ही बताया हुआ है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो अगर हम पृथ्वी की कोई भी चीज जरूरत के लिए उपयोग करते हैं तो वो हमारे लिए पर्याप्त है, पर पृथ्वी की वही चीज अगर हम लालच के लिए प्रयोग करते हैं तो वो हमारे लिए कम हो जाएगी, चाहे वो नवीनीकरण योग्य संसाधन ही क्यों ना हो। जैसे कि जल एक नवीनीकरण संसाधन है, तब भी जल की कमी है, क्योंकि अगर हम लालच के लिए इसका उपयोग करेंगे तो ये हमारे लिए कम हो जाएगा, क्योंकि इंसान इसे बर्बाद कर रहा है, लालची हो रहा है। इसी पानी की कमी को और साथ ही साथ इसके प्रबंध को और संरक्षण को हम अपने इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसका नाम है जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। सबसे पहले हम जानते हैं कि जल दुर्लभता क्या होती है। तो जल दुर्लभता का अर्थ है जरूरतों को पूरा करने के लिए पानी की कमी, अर्थात सीधा सीधा पानी की कमी। इसको हम उदाहरण से समझें तो मात्रात्मक कमी, यानी कि राजस्थान जैसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जहां पानी की भौतिक कमी है, मात्रात्मक यानी कि बहुत ही कम पानी है, कहीं कहीं है और बहुत दूर दूर है, तो उसकी पानी की मात्रा जो है यहाँ पे कम है। राजस्थान के मरुस्थल में महिलाएं पानी इकट्ठा करने के लिए कई मटकों को संतुलित करते हुए पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करती हैं। तो ये क्या है? मात्रात्मक कमी है, यानी बहुत ही कम पानी है, कई जगह पर तो बहुत दूर दूर है, और वहां पर जो है लोगों को पानी लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। तो ये क्या है? जल दुर्लभता है, यानी कि पानी की कमी है। और दूसरा जो है वो है गुणात्मक कमी, जहां पानी तो है पर प्रदूषण के कारण पीने योग्य नहीं है, यानी कि उसकी क्वालिटी खराब है। भारी बारिश के बाद कोलकाता में एक लड़का पीने का पानी इकट्ठा कर रहा है, यानी कि देख सकते हैं आप कि यहाँ पे बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, और ये बच्चा जो है बोतल में नल के द्वारा पानी इकट्ठा कर रहा है। और यहाँ पे पानी तो बहुत है, लेकिन देख रहे होंगे आसपास का जो पानी है, जो बच्चा जिसमें खड़ा है वो प्रदूषित है, यानी कि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। और यही पानी जो है धीरे धीरे दूसरे पानियों को भी कंटामिनेट करेगा, यानी कि खराब कर देगा। तो जल दुर्लभता का मतलब क्या है कि आपका पानी जो है वो उपयोगी तो है, परंतु उपलब्ध नहीं है।
और दूसरा है उपलब्ध तो है लेकिन उसकी क्वालिटी खराब है। और ये लड़का अपने मन में क्या सोच रहा है? ये सोच रहा है चारों ओर पानी ही पानी, पर पीने के लिए एक बूंद नहीं। इस पानी की कमी क्यों है, चलिए जानते हैं। तो जल दुर्लभता के कारण, पहला कारण है बढ़ती जनसंख्या। बड़ी और बढ़ती आबादी के परिणाम स्वरूप पानी की बढ़ती मांग और इसका असमान वितरण, यानी कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे पानी की मांग भी बढ़ रही है, और ये जो पानी है ये गरीबों तक कम पहुंचता है और अमीरों तक ज़्यादा पहुंचता है। जैसे कि बढ़ती जनसंख्या है आपकी, इसके द्वारा क्या हो रहा है कि पानी की मांग भी बढ़ती जा रही है। जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना पानी का मांग बढ़ेगा, सभी को पानी चाहिए। तो हो क्या रहा है, ये जो पानी है ये अमीर लोगों तक आसानी से पहुंच जाता है। आपने देखा होगा जो अमीर लोग हैं इनके घरों में तो स्विमिंग पूल भी होते हैं जो साफ सुथरे पानी से भरे होते हैं, और वहीं जो गरीब लोग हैं इन तक इसकी पहुंच बहुत ही कम है, और इनको अगर पानी चाहिए तो बहुत दूर दूर जा करके ये पानी को इनको लाना पड़ता है। दूसरा कारण है सघन कृषि, यानी कृषि पैदावार बढ़ाने के लिए जल संसाधनों जैसे कुओं और ट्यूबवेल का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है, जिससे भौम जल स्तर में भारी गिरावट आ रही है। वो क्या रहा है कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो इन लोगों को खाने के लिए अनाज चाहिए, तो अनाज की पैदावार बढ़ाने के लिए जो है किसान क्या कर रहे हैं, इसकी सिंचाई के लिए कुओं का अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं, साथ ही साथ ट्यूबवेल का भी अत्यधिक उपयोग कर रहे हैं। कुएं और ट्यूबवेल जो है ये क्या है, भूम जल स्तर में गिरावट ला रहे हैं, क्योंकि अधिक कृषि होगी तो पानी चाहिए, और ये पानी कहाँ से ले रहे हैं, भूमि के जल से। तो इससे क्या हो रहा है कि भूमि के जल स्तर में गिरावट आ रही है। तो दूसरा कारण जो है ये है सघन कृषि यानी अत्यधिक कृषि। जल दुर्लभता का तीसरा कारण है औद्योगिकरण। उद्योगों के बढ़ते विस्तार ने मौजूदा मीठे पानी के संसाधनों पर दबाव डालकर स्थिति को और भी बदतर बना दिया है। हुआ क्या है कि जनसंख्या जब बढ़ी है तो उद्योग भी बढ़ने लगे हैं, और बढ़ते उद्योग के कारण जो है क्या हो रहा है कि उद्योगों को चलाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो उद्योग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी का उपयोग करते हैं, और जो ये पानी का उपयोग करते हैं ये पानी जो है गंदा हो जाता है, और इस गंदे पानी को जो है नदियों में बहा दिया जाता है। तो जिससे क्या होती है, हमारी नदियाँ तालाब जो है ये गंदे हो जाते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो है जल की कमी हो जाती है, यानी कि जल दुर्लभता उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा जो है उद्योगों को चलाने के लिए जो है जल के अलावा विद्युत की आवश्यकता होती है, और ये विद्युत भी जो है पानी से ही बनता है। और यहाँ तक कि वर्तमान समय में भारत में कुल विद्युत का 22% भाग जो है जल विद्युत से ही प्राप्त होता है, यानी कि 22% हिस्सा जो है वो जल के कारण ही विद्युत बन पाता है। तो 22% हिस्सा जो है जल विद्युत से ही प्राप्त होता है। तो जल इतना आवश्यक है। तो हर जगह पे जहाँ पे जल उपयोग किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, उसकी वजह से जल की दुर्लभता बढ़ती जा रही है। चौथा कारण है हमारा शहरीकरण। शहरों में बोरवेल का अंधाधुंध उपयोग और पानी का अत्यधिक दोहन। वो क्या रहा है कि जैसे जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ रही है तो उन्हें रोजगार की आवश्यकता है, तो रोजगार के लिए लोग जो है शहरों की ओर रुख करते हैं। इसके कारण शहरों की जो जनसंख्या है उसमें तेजी से वृद्धि हो रही है। अब शहरों में जब लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या है, पानी की मांग भी बढ़ गई है। इसके कारण क्या है, अत्यधिक जल प्राप्ति हेतु हमने जो है स्वयं के भूजल पंपिंग उपकरण स्थापित किए हैं, यानी कि हमने मोटरें अपने घरों में लगाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से देखने को मिल रहा है कि शहरों में जो है पानी की बहुत अधिक कमी हो गई है। पानी जो है टैंकरों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं। समय समय पर सुबह पानी दिया जाता है और शाम को पानी दिया जाता है, तो लंबी लंबी लाइनें लग जाती है। जिन लोगों के पास में ये पंपिंग सिस्टम नहीं है, जिनको पानी की आसानी से पहुंच नहीं है पानी के पास में, या पानी उन तक पहुंच नहीं आया है, तो उनको ये सब चीजें दिक्कत हो रही है। तो ये चौथा कारण जो है वो शहरीकरण है। पांचवा कारण है जल प्रदूषण। ऐसा क्षेत्र जहां लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध है, लेकिन पानी की खराब गुणवत्ता के कारण यह क्षेत्र अब भी जल संकट से ग्रस्त है। यानी कि पानी तो बहुत है लेकिन जो पानी है वो खराब है, उसकी क्वालिटी खराब है। साफ सुथरा पानी पीने के लायक उपयोगी नहीं है, या फिर और भी कार्य के लिए उपयोगी नहीं है। जैसे कि घरेलू और औद्योगिक कचरों से जो जल प्रदूषण होता है उसकी वजह से पानी खराब हो जाता है, तो जल प्रदूषण ये भी एक जल दुर्लभता का कारण है। कृषि में प्रयुक्त रसायनों, कीटनाशकों और उर्वरकों से जो है जल प्रदूषण होता है। जो कृषि में हम रसायन यूज करते हैं, कीटनाशक यूज करते हैं या उर्वरक यूज करते हैं, ये धीरे धीरे क्या होता है, पृथ्वी में समाता है, पृथ्वी में धीरे धीरे नीचे जाता रहता है, और पृथ्वी के नीचे जल है, उस जल में जो है धीरे धीरे कंटामिनेशन होता है, यानी कि उसमें मिलावट हो जाती है, और वो जो अंदर का पानी है, भूमि के नीचे का पानी जो है पीने योग्य नहीं है। तो आपने सुना होगा कि कई जगह बोरवेल करते हैं और बोरवेल का जो पानी आता है वो पीने लायक नहीं रहता, खारा निकलता है, नमकीन निकलता है, और किसी किसी में से तो बदबू तक आती है। तो ये जल प्रदूषण ही एक जो है जल दुर्लभता का कारण है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने जल जीवन मिशन यानी कि JJM की शुरुआत की। कारण क्या था, कि कारण था ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और उसके जीवन को सुगम बनाने के लिए। उद्देश्य क्या रहा इसका, सभी ग्रामीण घरों में
घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर सुरक्षित एवं पर्याप्त पीने योग्य पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना। यानी कि जो JJM है, जल जीवन मिशन है, इसका मेन उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को हर दिन 55 लीटर साफ सुथरा पानी जो है उसको मिलना चाहिए। हमने तो जान लिया कि जल दुर्लभता के कारण क्या है और इसके लिए कौन सा मिशन चलाया गया था। अब हम ये जानते हैं कि हमें जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। तो इसके कई कारण हैं। देखिए, पहला कारण है स्वास्थ्य संबंधी खतरे, यानी कि दूषित जल से बीमारियां होने लगेंगी। अगर हम जल संरक्षण और प्रबंधन नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो दूषित पानी हम उपयोग करेंगे उससे हमें बीमारियां, कई तरह की बीमारियां होने लगेंगी। उसके अलावा जो है दूसरा कारण यह है कि खाद्य सुरक्षा, यानी कि कृषि फसलों के विफल होने का जोखिम उत्पन्न हो जाएगा। यदि हम जल संरक्षण एवं प्रबंधन नहीं करेंगे तो आने वाले समय में कृषि की फसलें बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि इनको जो है सही पानी नहीं मिलेगा, अच्छा पानी नहीं मिलेगा। अगर प्रदूषित पानी डालेंगे तो फसलें जो है जल जाएंगी, खराब हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। उसके अलावा पारिस्थितिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसका कारण क्या है कि जो प्राकृतिक पारिस्थितिक आपका तंत्र है, इसका पतन हो जाएगा। तो अपना प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र जो होता है, ये क्या होता है कि एक साइकिल होता है जो पृथ्वी पर चलता रहता है। यानी कि छोटे जीव जंतु दूसरे जीव जंतुओं पर डिपेंड होते हैं, वो जो जीव जंतु जो है फसलों पे या फिर कुछ पेड़ पौधों पे डिपेंड होते हैं। इसी तरह से साइकिल चलता रहता है। तो अगर पानी का हम संरक्षण नहीं करेंगे, प्रबंध नहीं करेंगे, तो जो है पानी की ना होने की वजह से सूखा पड़ने लगेगा, पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ जाएगा और जल संकट उत्पन्न हो जाएगा। पानी पीने तक को नहीं मिलेगा और हमें फिर गंदे गंदे पानी को उपयोग करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से समस्याएं हो जाएंगी। तो ये सब समस्याएं हैं जो उत्पन्न हो सकती है अगर हम जल संरक्षण एवं प्रबंधन ना करें। इसलिए इन गंभीर समस्याओं से बचने के लिए जल का संरक्षण और प्रबंधन आवश्यक है। समझ में आया आपको? हमने ये तो जान लिया कि जल का संरक्षण और प्रबंधन क्यों आवश्यक है। चलिए अब हम जानते हैं कि जो जल है, ये जल संरक्षण एवं प्रबंधन कैसे करें, यानी इस जल का संरक्षण एवं प्रबंधन कैसे करें। तो इसको करने के लिए, जल का संरक्षण एवं प्रबंधन करने के लिए हम अपना एक टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। हम जल संरक्षण एवं प्रबंधन जो है जलीय कृतियों द्वारा कर सकते हैं। अब ये जलीय कृतियां क्या होती हैं? तो पत्थरों और मलबों से बनी ऐसी संरचनाएं जिनकी मदद से हम पानी का भंडारण कर सकते हैं और उसके प्रवाह को नियंत्रित कर सकते हैं, जलीय कृतियां कहलाती हैं। जैसे कि आपका बांध है, जलाशय है, नहर है, झील है, ये सब क्या है? जलीय कृतियां हैं जो पत्थरों और मलबों से बनाई जाती हैं, जिसके द्वारा जो है हम जल का भंडारण कर सकते हैं और उसके प्रवाह को, यानी कि उसके फ्लो को भी नियंत्रित कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये सारी सारी क्या है? जलीय कृतियां हैं। हमारे भारत में जो है पुराने समय से ही जलीय कृतियां बनाई जाती हैं ताकि जल संरक्षित किया जा सके। बहुत तरह की जल कृतियां जो है बनाई जाती रही हैं। चलिए जानते हैं कि प्राचीन भारत में कौन कौन सी जलीय कृतियां बनाई गई थी। तो ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक श्री गंगवेरा में गंगा नदी के बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए उत्कृष्ट जल संग्रह तंत्र बनाया गया था। अब आप देख सकते हैं इस चित्र में देखोगे तो आप खड्डे 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 बनाए गए हैं, बहुत सारे खड्डे हैं ये। और इसका जो है एक छोटा सा डायग्राम नीचे भी दिया गया, इसमें टैंक ए, टैंक बी, टैंक सी इस तरह से लिखा हुआ है। तो होता क्या है कि जब गंगा नदी में बाढ़ आती थी तो उस समय जो है एक टैंक बनाया गया। तो जैसे जल है गंगा नदी का बह रहा है, ये धीरे 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 जो है इस टैंकों में जाता था। तो पहला जो है टैंक भरता था, फिर भरने के बाद दूसरा वाला टैंक भर जाता था, फिर तीसरा वाला टैंक भर जाता था, इसी तरह से चौथा वाला टैंक भर जाता था, और भरने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी है वापस गंगा नदी में लौट जाता था। तो इस तरह का जो है जल संरक्षित करने के लिए एक उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नजदीक। इसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर, यानी बड़े स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण करवाया गया था। तो जब चंद्रगुप्त मौर्य थे उस समय, तो उन्होंने भी प्राचीन समय में जो जलीय कृतियां बनाई थी उसमें बांध थे, झील थे और सिंचाई तंत्र भी शामिल थे। कलिंग, नागार्जुनकोंडा, बेनूर और कोल्हापुर में उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिलते हैं। ये भी प्राचीन भारत में जल कृतियां हैं, जो कि कलिंग में देखने को मिलती है, यानी कि उड़ीसा में देखने को मिलता है, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है, कर्नाटक यानी कि बेनूर में देखने को मिलता है, और कोल्हापुर यानी कि महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। तो ये प्राचीन भारत में जल कृतियां हैं जो उस समय भी बनाई गई थी पानी को संरक्षित करने के लिए। भोपाल झील अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक है, जो 11वीं शताब्दी में बनाई गई थी। ये भी प्राचीन भारत में जल कृतियों का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हौज खास, जो कि एक विशिष्ट तालाब है, जिसे 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए बनवाया था। यह भी प्राचीन भारत में जल कृति का विशिष्ट नमूना है।
तो आप समझ गए होंगे कि हमारे भारत में बहुत तरह की जलकृतियाँ बनाई गई हैं, जैसे कि बांध है, जलाशय है, नहरें हैं और झील है। ये सारे के सारे जलकृतियाँ हैं जो पुराने समय से आज तक बनाई जाती रही हैं। हमारे चैप्टर में केवल बांध ही विषय है जिसे हमें पढ़ना है, तो हमारे को सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम केवल बांध के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि ये बांध क्या है और बांध हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायता करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बांध क्या है। बांध बहते जल को रोकने, दिशा देने या बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बाधा है जो आमतौर पर जलाशय, झील अथवा जल भरण बनाती है। तो देखिए ये कैसे हो सकता है, आप समझिए इस चीज को। ये जो है आपका एक बांध है जो एक नदी पे बनाया गया है। तो ये बांध जो है ये एक जलाशय भी हो सकता है, यही बांध एक झील भी हो सकता है। ठीक है, ये झील भी बन सकती है, जलाशय भी बन सकती है और ये जल भरण भी बन सकती है। ठीक है, तो ये जल भरण या झील या जलाशय कैसे बन सकती है, ये बांध के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि बांध का आकार छोटा, बड़ा या मध्यम है, उसके हिसाब से जो है ये जलाशय बन सकता है, झील बन सकता है या जल भरण भी बन सकता है। चलिए अब जानते हैं कि बांधों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो दो आधार पर किया गया है, एक संरचना के आधार पर और दूसरा जो है ऊंचाई के आधार पर। संरचना के आधार पर जो है बांधों के 3 प्रकार है, जैसे कि लकड़ी के बांध यानी लकड़ी से बने होते हैं। दूसरा जो है तटबंध बांध, यानी कि ये बांध जो है तटों पे, किनारों पे बनाए जाते हैं। उसके अलावा जो है आपका तीसरा होता है पक्का बांध, जो सीमेंट, कंक्रीट, रोड़ी, पत्थर, ईंट से बनाया जाता है। और ऊंचाई के आधार पर अगर हम बात करें तो एक बांध होता है नीचे बांध यानी कि निचले बांध, एक जो है बांध होता है मध्यम बांध और एक जो बांध होता है वो बड़े बांध। तो छोटा बांध, मध्यम बांध और बड़े बांध जो है ये 3 प्रकार के बांध होते हैं ऊंचाई के आधार पर। और संरचना के आधार पर जो है लकड़ी के बांध, तटबंध बांध और पक्के बांध होते हैं। ये बांधों का वर्गीकरण है। चलिए अब जानते हैं कि बांधों का उपयोग क्या है। तो परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। यानी कि जो पहले बांध बनाए जाते थे, पुराने समय में जो बांध बनाए जाते थे, वो क्या करते थे, नदियों और वर्षा के जल को इकट्ठा करते थे और बाद में उस बांध के पानी से जो है खेतों की सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। परंतु आजकल जो है बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते, अपितु उनका उपयोग विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन के लिए किया जाता है। यानी कि आजकल जो बांध बनाए जाते हैं वो केवल सिंचाई ही नहीं करते, बल्कि उनका उपयोग जो है विद्युत के उत्पादन में, घरेलू और औद्योगिक उपयोग में, यानी घरों में पानी सप्लाई के लिए और उद्योगों में पानी सप्लाई के लिए किया जाता है। जल आपूर्ति के लिए, यानी कि कहीं पर जल की कमी है उसके लिए किया जाता है, स्टोर करते हैं बांधों में पानी को। और साथ ही साथ बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए भी बांध बनाए जाते हैं, ताकि जो है पानी को रोक सकें किसी क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले। और उसके अलावा मनोरंजन, यानी कि बांधों पे जाकर के पर्यटक जो है घूमते हैं, देखते हैं। उसके अलावा आंतरिक नौचालन, यानी कि बांध जो बनाए जाते हैं उसमें जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आंतरिक नौचालन किया जाता है, यानी कि सामान को ढोने के लिए अपने देश के अंदर अंदर जो है इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा जो है मछली पालन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो आजकल के समय में बांध के बहुत सारे उपयोग हैं, इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारे उपयोग इसके होते हैं। कुछ बांधों के उदाहरण और उसके उपयोग को भी समझ लेते हैं। सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना, यानी कि भाखड़ा नागल बांध, ये बांध जो है इसका उद्देश्य क्या है, यह जो है जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है। यानी जो सतलुज ब्यास बेसिन पे भाखड़ा नागल बांध है, यह जो है इससे विद्युत भी उत्पादित किया जाता है और ये सिंचाई के काम भी आती है। इसी तरह से जो है महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना, यानी कि हीराकुंड बांध जो है ये भी बनाया गया है और इसका उद्देश्य क्या है, यह जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण के लिए उपयोगी है। यानी कि ये जो बांध है इसमें जल का संरक्षित किया जाता है, यानी जल को स्टोर किया जाता है। उसके अलावा जो है ये बाढ़ को भी नियंत्रित करती है। इन सारी खूबियों की वजह से कि एक बांध जो है बहुत सारे कामों में उपयोग होता है, इसी को देखते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर है। इसी कारण जो है कहा गया। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, यानी कि सालों में, बहुउद्देशीय परियोजनाओं और बड़े बांधों का गहन विरोध हुआ है। आखिर ये जो विरोध है क्यों हुआ है, तो लोग बांधों का विरोध क्यों करते हैं, चलिए इसको जानते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरोध के कारण, तो चलिए विरोध के कारण को जानते हैं। पहला कारण है बांध निर्माण नदियों के प्राकृतिक प्रवाह को प्रभावित करते हैं। यानी कि अगर हम बांध बनाते हैं तो जो नदी बहती है वो अपनी मर्जी से नहीं बहती है, क्योंकि हमने बांध बना दिया है। इसके कारण जो है तलछट का प्रभाव बाधित हो जाता है और जलाशय के तल में अत्यधिक तलछट जमा हो जाता है। होता क्या है कि मान लीजिए ये आपकी नदी है और इस नदी पे बनाया गया एक छोटा सा ये बांध है, तो नदी का जो पानी है ये बांध के इस मुहाने से आराम से निकल जाएगा। लेकिन नदी जो है, इस नदी के पानी में
महीन कण होते हैं, बालू होता है जिसे तलछट कहा जाता है। तलछट मतलब कि ये जब बालू है ये उस बांध के मुंह से नहीं निकल पाता है क्योंकि सामने दीवार है, तो धीरे धीरे जो ये तलछट यानी कि जो रेत है ये नीचे जमा होने लग जाती है, बांध के नीचे तल में जमा होने लग जाती है, और इसी को हम तलछट बोलते हैं क्योंकि तल में ये जमा होने लग जाती है। और धीरे धीरे ये जमा होने की वजह से क्या होता है कि पानी की मात्रा कम हो जाती है और नीचे जो है ये मिट्टी जमा होकर पत्थर जैसा कठोर हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है नदी के तल में जो है अधिक पथरीले, नदी के तल जो है वो अधिक पथरीले हो जाते हैं क्योंकि मिट्टी जमा होने लग गई तल में। इससे होता क्या है कि जलीय जीवों के आवास और भोजन की कमी हो जाती है। तो जल में जो जीव रहते हैं वहां पर तो मिट्टी जमा हो गई, अब ये बांध की वजह से हुआ है, बांध ने जो है मिट्टी को रोक लिया, पानी को जाने दिया। अगर पानी के साथ मिट्टी भी चला जाता तो यहाँ पर दिक्कत नहीं होती। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं जिससे अंडे देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। इसमें क्या होता है कि बांध जो है आपका बांध बना है और नदी जो है एक तरफ हो जाती है और नदी आधी जो पानी आगे जाता है वो दूसरी तरफ, यानी कि नदी एक लेफ्ट और राइट हो गई। बांध क्योंकि बीच में खड़ा है तो बांध के इस तरफ पानी है और बांध के उस तरफ पानी है, तो नदी के टुकड़े हो गए। और अंडे देने की जब ऋतु आती है तो उस समय जलीय जीव जो है इस बांध के मुंह से जो है आगे नहीं जा पाते हैं, तो इसमें जो उनको परेशानी होती है। मौजूदा वनस्पति डूबने और सड़ने लग जाते हैं। जहाँ पे बांध बनाया जाता है वहां पर जो है बहुत सारी वनस्पति है जिसको काटा नहीं जाता है, तो मौजूदा वनस्पति जो है पानी में डूबते हैं और पानी में डूबते हुए वो लंबे समय तक उसमें पड़े रहते हैं और सड़ने लग जाते हैं। अब देखते हैं विरोध का दूसरा कारण। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलनों जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए हैं। चलिए इसको समझते हैं। जो परियोजनाएं हैं इनका विरोध का मुख्य कारण क्या है कि स्थानीय समुदाय के बृहद विस्थापन, यानी कि जो वहां पे लोग रहते हैं जहां पर ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनेंगे, ठीक है, तो बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब क्या है कि आपका जो बांध बनेगा तो वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उनको वहां से जाना पड़ता है, उन लोगों को सरकार जो है वहां से हटा देती है। तो ये जो है एक विरोध का मुख्य कारण है। तो होता क्या है, आमतौर पर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन, आजीविका और संसाधनों को कुर्बान करना पड़ता है। इसके बावजूद जो है स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिलता है, मतलब इन लोगों ने अपनी जमीन छोड़ी, आजीविका छोड़ी, संसाधन छोड़े, उसके बावजूद भी इन लोगों को जो है जो ये परियोजनाएं बनती है, जो बांध बनता है, इसका कोई खास लाभ नहीं मिलता है। इन परियोजनाओं का लाभ जो है जमींदारों को, बड़े किसानों को, उद्योगपतियों को और कुछ नगरीय केंद्रों को मिलता है, जिसके कारण जो है ये इसका विरोध करते हैं, लोग जो है इसका विरोध करते हैं। अब देखते हैं विरोध का तीसरा कारण। सिंचाई सुविधाओं ने कृषि प्रारूप को बदला है, जिससे किसान पारंपरिक फसलों के बजाय पानी की अधिक खपत वाली फसल जैसे कि चावल, गन्ना और उच्च मूल्य वाली व्यावसायिक फसलों की ओर रुख कर रहे हैं। यानी कि जो किसान हैं वो सिंचाई सुविधाओं की वजह से जो है पारंपरिक जो फसलें हैं उनको नहीं उगा रहे हैं, बल्कि जो अधिक खपत होती हैं, जो ज़्यादा उपयोगी फसल है, यानी कि ज़्यादा यूज़ में ली जाती हैं लोगों द्वारा, जैसे कि चावल और गन्ना, इसको उगाने लग गए हैं। और साथ साथ में उच्च मूल्य वाली, यानी कि जिससे अधिक से अधिक वो पैसे प्राप्त कर सके, इस तरह की फसलों को उगाने लग गए हैं। इससे मिट्टी का जो है लवणीकरण हो रहा है, यानी कि मिट्टी में जो है सॉल्ट बढ़ रहा है, यानी कि उसके अंदर खारापन आ रहा है। तो खारापन आएगा तो क्या होगा, मिट्टी जो है अनउपजाऊ हो जाएगी। अमीर किसानों और गरीब किसानों के बीच सामाजिक अंतर बढ़ने लगा है। होता क्या है कि सपोज करिए कि ये आपका बांध है और इस बांध के पास में जो है किसान रहता है और इस बांध से एक दूर किसान रहता है। तो बांध के पास जो किसान है उसको जो है इससे बांध का पानी जो है आसानी से मिल जाएगा, उसकी फसल बहुत अच्छी होगी और वो अमीर बन जाएगा। इसी तरह से इस बांध से जो दूर किसान है इसको इस बांध का पानी नहीं मिलेगा और इसकी फसल खराब हो जाएगी और सही तरीके से फसल नहीं उगा पाएगा, जिससे किसान जो है गरीब रह जाएगा। तो इस तरह से अमीर और गरीबी का जो है सामाजिक अंतर देखने को मिलेगा। बांध एक ही जल संसाधन के लिए अलग अलग उपयोगों, यानी कि सिंचाई, उद्योग और पेयजल और लाभ चाहने वाले समूहों के बीच जो है संघर्ष पैदा करते हैं। यानी कि बांध तो एक ही है लेकिन उसके जल का उपयोग जो है सिंचाई के लिए भी होता है, उद्योगों में जो है इसका जल उपयोग होता है और पानी पीने के लिए भी बांध का जल उपयोगी होता है। तो ये क्या करता है, ये संघर्ष पैदा करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर गुजरात में साबरमती बेसिन के किसान सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान होकर के उपद्रव पर उतारू हो गए थे, यानी आंदोलन करने पे उतारू हो गए थे। इसका कारण क्या था कि ये जो किसान थे जिस क्षेत्र में रहते थे वहां पे सूखा पड़ा हुआ था और इनको सिंचाई के लिए और पीने के लिए पानी चाहिए था, और बांध का जो पानी है वो सिंचाई के भी काम आता है, उद्योगों के काम आता है, उसके अलावा जो है पीने के लिए भी काम आता है। तो उस समय सरकार जो है शहरी क्षेत्रों में जो है पीने का पानी उपलब्ध करा रही थी और उसके अलावा जो है वहां पर जो इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि जो उद्योग है, उनको भी पानी दे रही थी। तो इस वजह से जो है किसान नाराज हो गए थे और इन्होंने जो है उपद्रव कर दिया था, आंदोलन कर दिया था। तो ये जो है बांध जो है इस तरह का भी एक आंदोलनकारी उपद्रव का कारण बन सकता है। इस वजह से जो है ये विरोध का कारण बनता है। चलिए अब चौथा कारण जानते हैं। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभों के बंटवारे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय झगड़े आम होते जा रहे हैं। वो क्या रहा है, जैसे कि एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको।
कृष्णा गोदावरी विवाद। इसमें हुआ क्या है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना नदी पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर पानी की दिशा मोड़ने से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ने आपत्ति जताई, क्योंकि इससे नदी के बहाव में पानी कम होने से कृषि और उद्योगों पर विपरीत असर पड़ रहा है। होता क्या है आप समझिएगा कि जैसे कि ये महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र के कोयना नदी पर इन्होंने एक बांध बना दिया। इस कोयना नदी का जो पानी है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश को भी सप्लाई होता था। तो इससे क्या हुआ कि जो ये बांध बना तो बांध से जो है पानी को कंट्रोल कर लिया गया महाराष्ट्र के द्वारा, और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो पानी बह करके जाता था इस बांध से पहले, उसमें कमी आ गई, क्योंकि ये फ्लो को कंट्रोल कर लिया इन्होंने, महाराष्ट्र वालों ने बांध बना करके पानी का बहाव कम कर दिया। तो इसमें क्या हुआ कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में जो कृषि होती थी और जो उद्योग था ये बहुत ज्यादा इस पर विपरीत असर पड़ने लग गया। तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सरकारों ने जो है इस पर आपत्ति जताई है, और यही जो है एक कृष्णा गोदावरी विवाद बनकर उभरा है। तो यानी कि यहाँ पे लाभ को लेकर के और लागत को लेकर के जो है झगड़े देखने को मिल रहे हैं। ये भी एक कारण है जो बहुउद्देशीय परियोजना के विरोध में है। अब हम बात करते हैं विरोध के पांचवें और अंतिम कारण की। अधिकांश बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्देश्य उस लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल हो जाते हैं जिनके लिए उन्हें बनाया गया था। यानी कि जो हम बांध बनाते हैं उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसको प्राप्त करने में वो बांध विफल हो जाते हैं। जैसे कि हमने बांध बनाया, बाढ़ के नियंत्रण के लिए एक बांध का निर्माण किया गया। बांध के तलछट में जो है नीचे जो तल है उसमें तलछट जमा हो गया, यानी कि मिट्टी बहुत ज्यादा जमा हो गई। यानी कि मिट्टी जब ज्यादा जमा हो जाएगी बांध के एक तरफ तो वहां पे पानी कम होगा, मिट्टी ज्यादा होगी, यानी कि बांध की क्षमता कम हो जाएगी पानी धारण करने की। पानी कम हो जाएगा, मिट्टी नीचे ज्यादा जमा हो गई। तो बरसात जब अधिक होगा, बहुत ज्यादा अधिक बारिश होगी, तो क्या होगा, नीचे तो मिट्टी है तो पानी तो ऊपर थोड़ा सा ही रह जाएगा, तो पानी क्या होगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, बांध के ऊपर से पानी निकल जाएगा, और जो गांव बसे हुए हैं बांध के आसपास में वहां पर क्या हो जाएगी, बाढ़ आ जाएगी। वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांधों से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी भयंकर हो गई। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ बल्कि बड़े स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। क्या हुआ था कि 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी बरसात हुई, और इस बरसात के दौरान जो है ये बाढ़ जो है ओवरफ्लो होने वाले थे। तो इसके डर के चलते हुए इन्होंने बांधों के द्वार जो है खोल दिए। अब बांधों के द्वार खोल दिए क्यों? दूसरा रीजन ये था कि बांध कहीं ओवरफ्लो ना होकर के बांध कमजोर करके टूट ना जाए, क्योंकि बहुत अधिक बारिश हो रही थी। तो इन्होंने 2006 में जो है महाराष्ट्र और गुजरात में जो है भारी बारिश हुई थी, तो बांधों के दरवाजे जो है खोल दिए गए, जिसकी वजह से जो है बाढ़, जो भारी बारिश हो रही थी वैसी बाढ़ की हालत थे गाँव में, और इन्होंने पानी छोड़ दिया तो और भी भयंकर हो गया। इससे जो है जान और माल का नुकसान तो हुआ ही हुआ, बल्कि जो इन्होंने पानी छोड़ा उसकी वजह से मिट्टी जो है उसका कटाव हो गया, यानी कि मृदा अपरदन भी हो गया। बहुउद्देशीय परियोजनाओं या योजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है, और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों में कीटाणु जनित बीमारियां और प्रदूषण भी फैलते हैं। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरोध का ये भी एक कारण है। तो इन सभी कारणों को मैं आपको एक साथ में यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप इनको नोट कर सके और याद कर सके। ये 5 कारण जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरोध के कारण है, जिसको हमने डिटेल में अभी चर्चा की है। चलिए अब हम ये जानते हैं कि जो आपका बाढ़ आता है तो बाढ़ से पहले बरती जाने वाली बुनियादी सावधानियां क्या हैं जो सुरक्षा हमें प्रदान कर सकती हैं। तो पहला है मौसम संबंधी नवीनतम सूचनाओं और बाढ़ संबंधी चेतावनियों के लिए रेडियो टीवी सुने, यह जानकारी दूसरों तक भी पहुंचाएं। एक पारिवारिक आपातकालीन किट बनाएं जिसमें निम्नलिखित चीजें शामिल हो: एक पोर्टेबल रेडियो, ट्रांजिस्टर, टॉर्च, अतिरिक्त बैटरी, प्राथमिक चिकित्सा किट, आवश्यक दवाएं, ORS, सूखा खाद्य पदार्थ, पीने का पानी, माचिस, मोमबत्ती और अन्य आवश्यक वस्तुएं। ये सब चीजें जो है बाढ़ से पहले बरती जाने वाली बुनियादी सावधानियों में शामिल है। अपने घर में तूफान रोधी लैंप, रस्सियां, रबर की नलियां, छाता और बांस की छड़ी रखें, ये काम आ सकती है। तूफान रोधी लैंप जो वो होते हैं कि जब तूफान में अगर वो लैंप गिर जाएं तो टूटे नहीं, और साथ ही साथ तूफान में बुझे नहीं। अपने नकदी, आभूषण, कीमती सामान, महत्वपूर्ण दस्तावेज आदि को सुरक्षित स्थान पर रखें। बाढ़ आने की स्थिति में अपने परिवार के सदस्यों और मवेशियों के साथ राहत शिविरों, निकासी केंद्रों, ऊंचे स्थानों जैसे सुरक्षित क्षेत्रों में चले जाएं, जहां आप आश्रय ले सके, आराम से रह सके। घर से निकलने से पहले बिजली और गैस कनेक्शन बंद कर दें। अब हम बात करते हैं कि बाढ़ के दौरान ध्यान रखी जाने वाली सावधानी, यानी कि बाढ़ आ चुकी है उस समय कौन कौन सी बात जो है आप ध्यान रखेंगे। अभी हमने जो बात की वो बाढ़ से पहले की बात की। पहला, बाढ़ के पानी में प्रवेश ना करें, यह खतरनाक हो सकता है। दूसरा, बच्चों को बाढ़ के पानी में या उसके आसपास खेलने की अनुमति ना दें। तीसरा, सीवरेज लाइन, गटरों, नालियों, ड्रेनों और पुलों आदि से दूर रहें। चौथा, सांपों से सावधान रहें,
बाढ़ के दौरान सांप के काटने की घटनाएं आम है, क्योंकि सांप जो है जमीन से निकलने लग जाते हैं, क्योंकि जमीन के उनके बिलों में जो है पानी भरने लगता है। 5वां, बिजली के खंभों और गिरे हुए बिजली के तारों से दूर रहें ताकि बिजली के झटके से बचा जा सके। 5वां, गीले विद्युत उपकरणों का उपयोग ना करें, उपयोग करने से पहले उनकी जांच करवा लें। 7वां, ताजा पका हुआ और सूखा भोजन खाएं। 8वां, अपने भोजन को हमेशा ढक कर रखें। 9वां, उबला और छान कर पीने का पानी प्रयोग करें। 10वां, अपने घर के आसपास की सभी नालियों और गटरों को साफ रखें ताकि जो बाढ़ का पानी आसानी से निकल जाए। 11वां, पानी जमा होने से जल जनित रोग पनप सकते हैं, बीमार होने पर तुरंत जो है चिकित्सा सहायता लें। आसपास के वातावरण को कीटाणु रहित करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर और चूने का प्रयोग करें। तो ये सब चीजें हैं बाढ़ के दौरान रखे जाने वाली सावधानियों के मुख्य बिंदु। चलिए अब जानते हैं वर्षा जल संग्रहण यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। तो वर्षा जल संग्रहण क्या है? हम कह सकते हैं बरसात के पानी को एकत्रित करना और भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित रूप से जमा करना वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। अब ये जो वर्षा जल संग्रहण है ये किस किस तरह से होता है, चलिए देखते हैं। वर्षा जल संचयन की विधियां, कौन कौन सी विधियां हैं? तो सबसे पहले पश्चिमी हिमालय के पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल या कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इस चित्र में नदी के पास से जो है लोग जो है गुल या कुल जैसी वाहिकाएं यानी कि छोटी छोटी नालियां बना करके अपने खेतों को सिंचित करते हैं, सिंचाई करते हैं। ये कहाँ पे है? आपका पश्चिमी हिमालय के पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में। विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। इसमें क्या था कि ये जो राजस्थान है, इसमें जो है पीने के जल इकट्ठा करते थे। तो बरसात के दौरान जो है पानी आपके छतों पे गिरता है और छतों के पानी को एक टैंक में इकट्ठा कर लिया जाता था, जिसको छत वर्षा जल संग्रहण कहते थे। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। होता क्या था कि जैसे ये बाढ़ का मैदान है और इस बाढ़ के मैदान से लोग जो है अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए क्या करते थे, पानी को अपने खेतों तक लाते थे। तो यहाँ पर ये क्या करते थे, बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। जो बाढ़ का मैदान है वहां से बाढ़ का पानी जो है इनके खेतों तक पहुंच पाए। तो होता क्या था कि बाढ़ का जो पानी है वहां से ये जल वाहिकाएं बनाते थे, बाढ़ जल वाहिकाएं, जिससे जो है इनके खेतों तक पानी पहुंचता था और खेतों की सिंचाई कर पाते थे। इस तरह से ये सिंचाई हो जाती थी। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल से खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। यानी कि आपका जो शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र होते हैं उसमें खेतों में जो है वर्षा जल को इकट्ठा करने के लिए क्या करते थे, खड्डे बना देते थे ताकि जो है वहां के मिट्टी को जो है वो सिंचित कर सके और जो संरक्षित जल है, जो वहां पे जल को इकट्ठा किया गया है, उसको खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। तो इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि ये कोई खेत है, उसमें इस तरह से खड्डा कर दिया गया है। जो बरसात होती है तो ये बरसात में जो है ये खड्डा भर जाता है और जो ये खड्डे में भरा हुआ जल जो है इसी से मृदा जो है सिंचित होती रहती थी और इसी संरक्षित जल को जो है खेती के लिए उपयोग में लाया जाता था। राजस्थान के जिले जैसलमेर में इसे जो है खादीन कहा जाता था और अन्य क्षेत्रों में इसी को जो है जोहड़ कहा जाता है। तो आप समझ चुके होंगे कि जो राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन किसे कहा जाता है और राजस्थान में दूसरे हिस्सों में जोहड़ किसे कहा जाता है। दोनों एक ही चीज है जो आपका ये है। राजस्थान के शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में घरों में टांका यानी कि टैंक छत वर्षा जल संचयन के लिए बनाए जाते थे। छत के जो जल था उसको स्टोर करने के लिए जो है ये विशेष करके जो है टैंक बनाए जाते थे जिनको टांका कहा जाता था। ये टांका कुछ इस तरह से था जैसे कि आपके छत पे बारिश गिर रही है और वो पाइप के माध्यम से जमीन के अंदर जो है एक टांका जो होता था, ये बहुत बड़ा एक घर जैसा जो है एक खड्डा होता था। इस खड्डे के अंदर जो है ये सारा बरसात का पानी इसमें भरता था। फलोदी में जैसे कि आप एग्जांपल लेंगे कि फलोदी में एक घर में 6.1 मीटर गहरा, 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टांका था। यानी कि एक घर के बराबर, एक कमरे के बराबर जो है नीचे अंडरग्राउंड टांका बनाया गया था जो कि फलोदी में मिला है। टांका में जल संचयन के लाभ क्या हैं? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टांका में जो है जल संचयन के कौन कौन से लाभ होते हैं। पहला लाभ है टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यानी कि अभी इस साल जो वर्षा हुई है अगर हमने टांका भर लिया तो यह टांका तब तक चलेगा जब तक अगले साल की वर्षा नहीं आती, तब तक इसमें जो है इतना पानी रह सकता है। जो दूसरा फायदा है वो है टांका पीने का जल उपलब्ध कराने या करवाने वाला जल स्रोत है। यानी कि टांका में जो जल भरा जाता है उसका जल जो है पिया भी जा सकता है।
कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है। तो जहाँ पे टांका बनाया जाता है, उस जो जमीन के नीचे बनाया जाता है घरों के अंदर, वहीं पर उसके बगल में जो है और भी कमरे बनाए जाते हैं, जो उस टांका के जल के कारण जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडे रहते हैं, जो गर्मी में राजस्थान जैसे इलाकों में बहुत ही राहत देते हैं। एक रोचक तथ्य की बात करूं तो वर्षा जल को राजस्थान में जो है पालर पानी के नाम से पुकारा जाता है। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में वर्षा जल को पालर पानी भी कहा जाता है और यह प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप भी समझा जाता है। तो याद रखने योग्य बात है, इसको आपको ध्यान रखना है। परंतु यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 पेयजल के कारण कम होती जा रही है। अर्थात जो पश्चिमी राजस्थान है, जहाँ पर छत वर्षा जल संग्रहण बहुत जोरों से किया जाता था, जब से इंदिरा गांधी नहर बना है उससे 12 महीने पेयजल का जो है अप्लाई हो रहा है, जिसकी वजह से जो है ये छत वर्षा जल संग्रहण पश्चिमी राजस्थान में कम होता जा रहा है। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा आज भी है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं। तो कई जगह पर जो है टांका आज भी देखने को मिलता है, वो लोग टांकों में पानी संग्रहित करते हैं, क्योंकि उन्हें जो नल का पानी सप्लाई होता है उसका स्वाद पसंद नहीं है। सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संग्रहण और संरक्षण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। यानी कि आज भी भारत के कई ग्रामीण शहर हैं और जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो है छत वर्षा जल संग्रहण का जो तरीका है ये प्रयोग में लाया जा रहा है। जैसे कि आपको एक कहानी बताता हूँ, कंडाथूर की कहानी, जो जिला मैसूर में कर्नाटक में स्थित है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ के ग्रामीणों ने अपने घर में जल आवश्यकता की पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था से की है। यानी कि यहाँ के जितने भी ग्रामीण हैं उन्होंने अपना जो भी पानी यूज करते हैं तो उन्होंने इस पानी की पूर्ति के लिए छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था कर ली है। गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित की है। यानी कि इस गांव में लगभग 200 घर है और इस गांव को जो है वर्षा जल संपन्न गांव की ख्याति अर्जित है। इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीमीटर वर्षा होती है। यहाँ लगभग 80% वर्षा जल संग्रहण की क्षमता है। यानी कि जितनी भी बारिश होती है, 100% बारिश हुई तो 100 में से 80% बारिश जो है यहाँ पर संग्रहित की जाती है, यानी कि स्टोर कर लिया जाता है। यहाँ हर घर प्रत्येक वर्ष लगभग 50,000 लीटर वर्षा जल संग्रहित और उपयोग कर सकता है। यानी कि यहाँ पे जितने भी घर है वहाँ पर हर घर 50,000 लीटर वर्षा जल को एकत्रित करता है और उसका उपयोग भी करता है प्रत्येक वर्ष। यहाँ 200 घरों द्वारा हर वर्ष लगभग 1 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। यहाँ पर जितने भी घर है, ये 200 घर जो टोटल मिला करके हर वर्ष जो है 1000 लीटर जल जो है एकत्रित कर लेते हैं भावी उपयोग के लिए। इसी प्रकार मेघालय की राजधानी शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण अत्यंत प्रचलित है और सामान्य है, क्योंकि मेघालय की राजधानी जो शिलोंग है यहाँ पर छत वर्षा जल संग्रहण जो है प्रचलित और सामान्य प्रथा है, क्योंकि यहाँ पे पेयजल की जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्र यानी कि जो चेरापूंजी और मासिनराम है वो इसके करीब हैं। किसके? मेघालय की राजधानी शिलोंग के। इसके बावजूद शिलोंग में पानी की कमी के कारण लगभग हर घर में छत से पानी इकट्ठा करने की व्यवस्था है। शिलोंग में छत वर्षा जल संग्रहण से घरेलू पानी की जरूरत का लगभग 15% से 25% हिस्सा पूरा कर लिया जाता है। शिलोंग में जो है छत का जो वर्षा होती है, छत पे जो वर्षा होती है उसको संग्रहित करके जो जरूरत है अपने पानी की, जैसे कपड़े धोना है, नहाना है या बर्तन धोने हैं या बगीचों में पानी देना है, तो उस सब पानी की जरूरत का 15 से 25% हिस्सा जो है वर्षा जल संग्रहण से पूरा हो जाता है। इसी प्रकार तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन ढांचा बनाना अनिवार्य कर दिया है। यानी कि यहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसे कहा है कि जितने भी घर है सब अपने घरों के ऊपर वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करेंगे, ताकि वर्षा का जल जो है ये इकट्ठा करें, और ये जो है अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि आपको, आपका घर अगर वहाँ पर तमिलनाडु में है तो आपको ये बनाना ही होगा। इसके लिए जो है कानून, अगर आप उल्लंघन करते हैं तो इसके लिए दंड का भी प्रावधान है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं कि आपने अपने घरों के छतों पे वर्षा जल संग्रहण का ढांचा नहीं बनाया है तो आप कानून का उल्लंघन करेंगे और इसके लिए जो है कानूनी दंड का भी प्रावधान किया गया है। तो ये तमिलनाडु जो है भारत का पहला राज्य है जिसने पूरे राज्य में सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन का ढांचा बनाना अनिवार्य कर दिया है। अब बात करते हैं बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली की। तो जो मेघालय है, मेघालय में नदियों और झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करके 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। यानी मेघालय में क्या करते हैं, नदियों और झरनों के पानी को बांस के द्वारा एकत्रित किया जाता है और उससे सिंचाई की जाती है। लगभग 18 से 20 लीटर सिंचाई पानी बांस पाइप में
आ जाता है तथा उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाया जाता है। लगभग 18 से 20 लीटर पानी जो है वो नदियों और झरनों का होता है, जो बांस में वो इकट्ठा करते हैं और उसे सैकड़ों मीटर की दूरी तक ले जाते हैं। अंत में पानी का बहाव जो है 20 से 80 बूंद प्रति मिनट तक घटा करके पौधों पर छोड़ दिया जाता है। लास्ट में क्या करते हैं, जो ये पानी आ रहा है बहुत दूर से, उसको क्या करते हैं, इसके बहाव को घटा देते हैं और जो है 20 से 80 बूंद प्रति मिनट कर देते हैं और पौधों के ऊपर इसको छोड़ देते हैं, जिससे उसकी सिंचाई हो जाती है। तो मैं यही कहूँगा कि जो जल प्रबंधन और संरक्षण है, ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, ये सभी की जिम्मेदारी है और सबको मिलकर के जल को बचाना चाहिए।